आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अध्ययन दीप पर। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा और उसका विकास। तो हम हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। हिंदी की भाषाओं की संख्या को लेकर विद्वान विभक्त है। वर्तमान में विश्व की लगभग 6000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। वर्तमान में 6000 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। संसार की सभी भाषाओं का अध्ययन दो प्रकार के वर्गीकरण के तहत किया जाता है। एक है आकृति मूलक वर्गीकरण, दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। अब आकृति मूलक और पारिवारिक मूलक में दो आधारों पर चर्चा करते हैं। एक उनका आधार सामान्य नाम और उल्लेख बिंदु। तो आकृति मूलक को रचना तत्व या वाक्य और पद रचना भी कहते हैं। इसका अन्य नाम रूपात्मक वर्गीकरण, रचनात्मक वर्गीकरण, व्याकरणिक वर्गीकरण, वाक्यात्मक वर्गीकरण, पदात्मक वर्गीकरण और पदाश्रित वर्गीकरण है। ये अगर देखिएगा आकृति मूलक नाम से ही पता चल रहा है, ये केवल भाषा के आकृति प्रधान शब्द है। इसमें आकृतियों पर, उनके बाहरी आवरण पर, शब्दों के बाहरी आवरण पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसी आधार पर इनका नामकरण किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखा जाए तो विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहले प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। आकृति मूलक वर्गीकरण में भाषा के दो भाग आते हैं, अयोगात्मक और योगात्मक। अगला पारिवारिक वर्गीकरण। ये रचना तत्व और अर्थ तत्व पर आधारित होते हैं। इसमें केवल अर्थ के आधार पर इसका नामकरण किया है, जैसे वंशात्मक वर्गीकरण, वंशानुक्रम वर्गीकरण, कुलात्मक वर्गीकरण और ऐतिहासिक वर्गीकरण। ये मुख्यतः इनके इतिहास से संबंधित इनका वर्गीकरण किया गया है। अगला पारिवारिक वर्गीकरण में मुख्य 6 बातों का आधार बनाया जाता है: पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। इन आधारों पर इनको बनाया जाता है या इनका वर्गीकरण किया जाता है। आगे देखेंगे विश्व में भाषा परिवारों की संख्या को लेकर विद्वानों में भी मत है। बहुत सारे भाषा परिवार है, अलग अलग विद्वान अलग अलग भाषा परिवार की संख्याओं को मानते हैं। भोलानाथ तिवारी और विलियम वॉल होम्बल्ट ने भाषा परिवार की संख्या 13 मानी है। इन दोनों ने, भोलानाथ तिवारी और विल्हेम वॉन हम्बोल्ट ने भाषा परिवार की संख्या 13 मानी है। फ्रीड्रिश म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या 100 मानी है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो निर्विवादित रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्य रूप से 18 भाषा परिवार को महत्व दिया गया है। ये है पहला भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर देखा जाए तो पहले यूरेशिया है, यूरोप और एशिया का सम्मिलित रूप, और अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड और अमेरिकी भूखंड। यूरेशिया में पहला भारोपीय भाषा परिवार, जिसके भीतर हिंदी आती है, द्रविड़ परिवार, काकेशी परिवार, ब्रुश्की परिवार, उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अत्योत्तरी परिवार, बास्क परिवार और सामी हामी परिवार आते हैं। अफ्रीकी भूखंड के अंतर सुदानी परिवार, बंतू परिवार, होते तोत बुशमैनी परिवार आते हैं। प्रशांत महासागरीय भूखंड में मलय पोलिनेशियाई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, पापुई परिवार और दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार आते हैं। कौन कौन से प्रशांत महासागरीय भूखंड में? मलय पोलिनेशियाई परिवार, ऑस्ट्रेलिया परिवार, पापुई परिवार और दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार आते हैं। और अमेरिका भूखंड में अमेरिकी परिवार आते हैं। भारोपीय भाषा परिवार को देखेंगे। भारोपीय भाषा परिवार के अन्य नाम हैं। कोई इसे इंडो जर्मनिक परिवार कहता है, कोई भारत हितो परिवार कहता है और
कोई इसे आर्य परिवार कहता है। अगर ध्वनि के आधार पर भारतीय भाषा परिवारों का वर्गीकरण किया जाए या इनका वर्गीकरण किया जाए तो ये इस प्रकार होंगे। इनके दो वर्ग होते हैं, सतत वर्ग और केतुक वर्ग। सतम वर्ग और केतुक वर्ग। सतम वर्ग में मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त किया गया है। भारत ईरानी को ईरानी, ददर और भारतीय, इनको 3 भागों में विभक्त किया किसने? ग्रियर्सन ने। भारत ईरानी परिवार को ईरानी, दरद और भारतीय परिवार को भारतीय को ग्रियर्सन ने बांटा है, उपवर्ग में बांटा है। अगर दूसरा देखा जाए तो बाल्टो स्लाविक है। इसके भीतर महारूपी, यूक्रेनिया, चेको, स्लोवाक इत्यादि आते हैं। अर्मानी और अल्बानी, इनको याद करने का एक ट्रिक है कि भारतीय ईरानी आए बाल्टी लेकर और अर्मानी अल्बानी बन गए। तो भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, अर्मानी अल्बानी। दूसरा वर्ग है केतुक वर्ग। इसके भी याद करने का एक ट्रिक है, जे के जी तोहार हिया मामला टाइट बा। जे यानी जर्मनिक जर्मन, के यानी कैथलिक, जी से ग्रीक, तोहार यानी तोखारी, हितो और इटालिक। ये कुल वर्ग है। इनके केतुक वर्ग के भीतर ये आते हैं, भाषाएं आते हैं। तो इनका वर्गीकरण इस आधार पर किया गया है। आगे देखेंगे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भारतीय आर्य भाषाओं के 3500 वर्ष के विकास क्रम को सामान्यतः 3 चरणों में विभक्त किया गया। ये चरण थे प्राचीन आर्य भाषाएं जो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक थी, मध्यकालीन आर्य भाषा जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक थी, और आधुनिक आर्य भाषा जो 1000 ईस्वी से अभी तक चलती आ रही है। अब देखेंगे प्राचीन आर्य भाषा को 2 भागों में विभक्त किया गया था, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। इसका समय सीमा था वैदिक संस्कृत का 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। मध्यकालीन आर्य भाषा में 4 भागों में विभक्त किया गया था, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और अवहट। यह 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक कालीन आर्य भाषाएं में मुख्य रूप से भाषाएं हैं हिंदी, बंगाली, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी इत्यादि। यह 1000 ईस्वी से अब तक चली आ रही है। अब इसके बाद देखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। हिंदी में भाषा का प्राचीनतम रूप संस्कृत है। हिंदी में भाषा का प्राचीनतम रूप क्या है? वह संस्कृत है। और भाषिक विशेषता के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बारे में देखें तो वैदिक संस्कृत में को वैदिक, छंदस, छंदास, प्राचीन संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। अब वैदिक संस्कृत को 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक संहिताएं है, ब्राह्मण ग्रंथ है और उपनिषद है। संहिता को देखा जाए तो संहिताएं 4 होती है, ऋग संहिता, यजुर संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। ये संहिता मुख्य रूप से वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मणों के कर्म कांडों की संख्या इसमें बताई जाती है। हर संहिता का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होता है, जैसे ऋग्वेद का तैत्तरीय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव अथवा पंचविश ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है।
उपनिषदों की संख्या मुख्य रूप से 108 मानी गई है, परंतु इनमें 12 प्रमुख हैं। 12 है ईश, केन, कंठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छंदोग्य, तैतरेय, मुंडक, मुंडक्य, कैशिक्ति, श्वेताश्वरी। उपनिषदों में वैदिक मनीषियों का मार्मिक चिंतन भी निहित है। उपनिषदों में वैदिक महर्षियों का पारमार्थिक जो चिंतन है वो भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैदिक संस्कृत के बारे में जानेंगे। इस भाषा में वेद, वेदांग, आरण्य तथा लेख लिखे गए। वैदिक भाषा में कुल 52 ध्वनियां थीं और 13 स्वर और 39 व्यंजन थे। 52 ध्वनियों में 13 स्वर और 39 व्यंजन थे, इन्हीं का प्रयोग होता था। ये प्राचीन भाषा जो थी, इसमें 3 लिंग थे, 3 वचन थे और 8 कारकों का भी प्रयोग होता था। डॉक्टर हरदेव बाहरी वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। कल हम लौकिक संस्कृत पर चर्चा करेंगे। लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृतिक अपभ्रंश और अवहट पर। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।